नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट पर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान और इसके तहत देखेंगे जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये निकट भविष्य आने वाले समय में आपके लिए यह चैनल कारगर साबित हो और जिसके उद्देश्य से हम भारतीय संविधान को पढ़ने जा रहे हैं वह लक्ष्य और उद्देश्य आपका पूर्ण हो। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समय को नष्ट नहीं करेंगे ज़्यादा और बहुत जल्द हम लोग नए मुकाम पर अर्थात भारतीय संविधान को अंतिम छोर तक ले जाकर ख़त्म करने के प्रयास में रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और हो सकेगा बीच में बातचीत नहीं करेंगे और स्पीड से चलेंगे। दे रखा है भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं। पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता में के केवल संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के साथ व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करने हेतु भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया।
अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मजात, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने पर का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया है तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के प्रतियोगियों परीक्षाओं के आधार पर परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम। 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कम से कम 10 मिनट तक एक्सरसाइज करना ऐसे सॉरी दोस्तों शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 मार्च का भारत परिषद अधिनियम। माल्टे मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को बंद किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।
भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विभाग परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंट कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या आंतरिक। आरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जनजातियां, छापखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय: शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट दिया हुआ है। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है चौथा पॉइंट, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग। 1926 में कौन सा आयोग? ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान सभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं।
इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो से 6 में से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासत के लिए ऐसे नहीं था। देशी रियासतों में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और सुशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूच, प्रांतीय सूच और समवर्ती सूच का निर्माण किया गया। परिसंघ सूच के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनंत शक्ति थी। इस सूच में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना विषय आदि थे। प्रांतीय सूच के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूच में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूच के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूच के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूच के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूच को विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूच के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की उक्ति: गुलामी का अधिकार पत्र एक का जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अम्बेडकर इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इस अधिनियम क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों का विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्था इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा वर्मों को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं: 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं ब्रिटिश पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 में
1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र में मिल गया। सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जन्म संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। भारतीय संविधान सभा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारी इस मेहनत को, आपको लगता है कि नहीं ये मेहनत बहुत सही तरीके से और बहुत सही दिशा में है, तो आप इसे जो है इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन है उसी तरह हमारा भी मिशन है, और हम अपने मिशन की ओर से इस तरह से भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूशन को पढ़कर अपने टारगेट को सेट करके हम बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपका सहयोग इस पर सर्वोपरि है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख तथा साधारण। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तथा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट: मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बोरदोलोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति ए.वी. ठक्कर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व
हिंदू 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जातियाँ 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3। कुल 296। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की महिलाएं: अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास, एनी मैस्करीन, त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन, बेगम एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत मुस्लिम, दक्षिणी वेलियाटून, मद्रास, जी दुर्गाबाई, मद्रास, हंसा मेहता, बॉम्बे, कमला चौधरी, संयुक्त प्रांत, लीला रे, पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी, उड़ीसा, पूर्णिमा बनर्जी, संयुक्त प्रांत, रेणुका रे, पश्चिम बंगाल, सरोजनी नायडू, बिहार, राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत और बरार, सुचेता कृपलानी, संयुक्त प्रांत, विजयलक्ष्मी, संयुक्त प्रांत। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 एवं दूसरे उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। डी.एन. राव तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। एन. गोपाल स्वामी अयंकर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, बी.एल. मित्र के स्थान पर डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थी। 3 जुलाई 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। इसको याद करने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि आगे चल के इसका फिर गठन होता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया तथा 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध। इसे याद करने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि। जगजीवन राम श्रम।
मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय राजकुमारी अमृता गौड़, स्वास्थ्य CH बाबा, वाणिज्य रफ़ी अहमद किदवई, संचार आर के षणमुगम, सिट्ठी वित्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति VN गाडगिल, कार्य खान एवं ऊर्जा। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव VP मेनन थे। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।